नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स में स्वागत है आप सभी का। और दैनिक करंट अफेयर्स के संदर्भ में मैं बात करूं तो रेगुलर बेसिस पे सुबह 8 बजे आपको ये क्लास मिल रही है और ईमानदारी के साथ आपको इस क्लास को कंप्लीट करना है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप कमी करते हो तो निश्चित तौर पे प्रारंभिक परीक्षा में बहुत कम समय बचे हुए हैं और वहाँ पे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस सेशन के अंतर्गत अधिकतम 5 से 6 टॉपिक होंगे, लेकिन इन 6 टॉपिक पे यदि आप प्रश्न बनाने जाओगे, जितना फैक्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो कम से कम 50 से 60 प्रश्न आप तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विद्युत रक्षक की। टॉपिक 1 में हम हैं और हम बात कर रहे हैं विद्युत रक्षक की। विद्युत रक्षक, अब आपको पता होना चाहिए विद्युत रक्षक क्या है। विद्युत रक्षक एक IoT इनेबल्ड एक एकीकृत जनरेटर है। ठीक है, इनेबल्ड एकीकृत जनरेटर है। ठीक है, IoT इनेबल्ड एकीकृत जनरेटर है। विशेष रूप से निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आर्मी डिजाइन ब्यूरो, याद रखिएगा, आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा जो है इसको बनाया गया है। तो बनाया किसने है? आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने इसको तैयार किया है। IoT इनेबल्ड एकीकृत ये जनरेटर है। आर्मी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जनरेटर में ये क्या करेगा? फॉल्ट ढूंढेगा। याद रखिएगा इसका कार्य क्या है। आर्मी जो जनरेटर का प्रयोग करती है, जिन जनरेटरों का प्रयोग करती है, उनमें ये फॉल्ट को खोजेगा। फॉल्ट को ढूंढने के लिए जो इसको बनाया गया है, विशेष रूप से बनाया किसने है इसको, तो याद रखिएगा मेजर राज प्रसाद, मेजर राज प्रसाद RS ने इसको बनाया है। तो ये भी याद रखिएगा, मेजर राज प्रसाद RS द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा था सेना से जुड़े हुए एक जनरेटर की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उड़ान कार्यक्रम की। उड़ान कार्यक्रम की, उड़ान कार्यक्रम के बारे में मैंने पूर्व में भी आपको बताया है। जब हम उड़ान कार्यक्रम की बात करते हैं तो आपको बताता चलूं कि उड़ान कार्यक्रम विशेष रूप से ड्रोन स्टार्टअप की मदद के लिए, ड्रोन स्टार्टअप्स जो हैं इनकी मदद के लिए है। ठीक है, उड़ान कार्यक्रम ड्रोन स्टार्टअप्स की मदद के लिए है। यहाँ पे 3 लाख रुपए की फेलोशिप इसके अंतर्गत दी जाती है। 3 लाख रुपए फेलोशिप इसके अंतर्गत दी जाती है। और यह भी याद रखिएगा कि यहाँ पे 10 लाख रुपए की फंडिंग भी की जाती है। 10 लाख रुपए की फंडिंग भी इस प्रकार के स्टार्टअप को की जाती है। तो उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रोन स्टार्टअप जो हैं उनको 3 लाख रुपए की फेलोशिप और 10 लाख रुपए तक की फंडिंग उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वो इस दिशा में नवाचार शोध इस पर काम कर सकें। अब बात आता है कि उड़ान कार्यक्रम है क्या। तो प्रमुखता से याद रखिएगा उड़ान कार्यक्रम है IIT कानपुर का। IIT कानपुर के अंतर्गत आती है एक स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर आता है, जिसका नाम है SIIC। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर। ठीक है, तो SIIC जो IIT कानपुर के अंतर्गत आता है, उसी का ये कार्यक्रम है उड़ान कार्यक्रम, विशेष रूप से ड्रोन स्टार्टअप्स की मदद के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और पहुँचते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक संख्या 2, टॉपिक संख्या 2 हमारा क्या है? एक अभी इंडेक्स आया है और इंडेक्स का नाम है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, या इसी को बोलते हैं PPI 2023। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात हो रही है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात हो रही है। विशेष रूप से इस इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक द्वारा, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा ये इंडेक्स लाया गया था। वर्ल्ड बैंक द्वारा यह इंडेक्स लाया गया था और इस इंडेक्स में पता चला है कि टॉप 20 में, याद रखिएगा, टॉप 20 में एकमात्र भारत का पोर्ट है, एकमात्र भारत का पोर्ट है। ठीक है, तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है
और इससे ये पता चलता है कि शीर्ष 20 में एकमात्र भारत का पोर्ट है, और एकमात्र भारत का पोर्ट जो है वो 19वें रैंक पे है। और इस पोर्ट का नाम भी आपको याद होना चाहिए, विशाखापट्टनम कंटेनर टर्मिनल। विशाखापट्टनम कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं VCTPL। तो विशाखापट्टनम कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो स्थान है ये 19वां है वैश्विक स्तर पर। वर्ल्ड बैंक की जो ये रिपोर्ट आई है, यदि आपसे पूछ लिया जाए पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे चीन का एक पोर्ट आता है जिसका नाम है यांगश्यान, जो कि संबंधित है चीन से। दूसरे स्थान पे एक पोर्ट आता है जिसका नाम है सलाह, और इसकी यदि हम बात करें सलाल की पोर्ट की, तो ये संबंधित है ओमान से। तीसरे स्थान पे जो पोर्ट आता है उसका नाम है कार्टेजेना। कार्टेजेना एक समझौता भी हुआ था, यदि आपको पता हो तो, कार्टेजेना, और ये संबंधित है कोलंबिया से, ठीक है। अब आपको बताना है, होमवर्क है आपका, कि कार्टेजेना समझौता है क्या। इसी के नाम पे रखा गया था कार्टेजेना समझौता, वो है क्या, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और यदि हम भारत के अन्य पोर्टों की बात करें तो 27वें स्थान पे आता है आपका मुद्रा पोर्ट, ये 27वें स्थान पे आता है। 41वें स्थान पे आता है पीपावाव पोर्ट, और 47वें स्थान पे आता है कामराजार पोर्ट, ठीक है। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका आता है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला से संबंधित। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। अब ये जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए है कहाँ पे, तो ये है अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में भी। अब ये जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, इसके जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मंगल ग्रह पर क्रेटर खोजे हैं। कहाँ पे? मंगल ग्रह पर इन्होंने क्रेटर की पहचान की है। और कितने क्रेटर खोजे हैं? 3 क्रेटर की पहचान इन्होंने मंगल ग्रह पर की है। और मंगल ग्रह पर जो 3 क्रेटर ये खोजे गए हैं, ये खोजे किसके माध्यम से खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं MRO ऑर्बिटर के माध्यम से, ठीक है, MRO ऑर्बिटर की माध्यम से। और MRO ऑर्बिटर जो है ये मार्स पे है, मंगल पे है, और ये नासा का एक मिशन था, और उसी के माध्यम से ये 3 क्रेटर खोजे गए हैं। अब ये जो 3 क्रेटर खोजे गए हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, जो नाम रखे गए हैं। पहला नाम रखा गया है लाल क्रेटर, ठीक है, लाल क्रेटर। और ये जो लाल क्रेटर नाम रखा गया, ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया। दूसरा जो क्रेटर खोजा गया, उसका नाम इन्होंने रख दिया हिल्सा क्रेटर, हिल्सा क्रेटर। और हिल्सा क्रेटर का संबंध हो जाता है बिहार से। हिल्सा नालंदा जिले में, बिहार में एक कस्बा है, नालंदा में एक कस्बा है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। और तीसरा जो क्रेटर खोजा गया, तीसरा क्रेटर है मुरशान। क्या है? मुरशान क्रेटर, ठीक है। और मुरशान क्रेटर की बात करें तो एक कस्बे के नाम पे रखा गया है, और ये कस्बा संबंधित है यूपी के हाथरस से, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों क्रेटर का नाम पता होना चाहिए, लाल क्रेटर, हिल्सा क्रेटर और मुरशान क्रेटर। हिल्सा विशेष रूप से आपको याद रखना है, क्योंकि आप बिहार राज्य की तैयारी कर रहे हो। तो नालंदा में एक कस्बा है हिल्सा, जिसके नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है हिल्सा क्रेटर। अब बात आती है कि ऐसे कोई किसी भी क्रेटर का नाम रख सकता है क्या? तो जवाब होगा नहीं। इसके लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है किसकी? इसके लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है, ये आपको याद रखना है। और इसने इसकी स्वीकृति दी है, उसी के बाद से इन क्रेटरों का नाम
जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब क्रेटर की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि भारत में यदि हम बात करें तो अभी तक 3 क्रेटर प्रमुख हैं। कौन कौन से 3 क्रेटर? पहला है लोनार झील, जो एक उल्कापातीय झील है, लोनार लेक महाराष्ट्र में पड़ती है। दूसरा है रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर की बात करें ये राजस्थान से संबंधित है। और तीसरा आता है ढाला क्रेटर, ढाला ऐसे लिखा जाता है, ढाला क्रेटर। और ढाला क्रेटर की यदि हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये जो रामगढ़ क्रेटर है राजस्थान का, ये भारत का पहला जियो हेरिटेज साइट है, भारत का पहला जियो हेरिटेज साइट है, भारत का पहला जियो हेरिटेज साइट है रामगढ़ क्रेटर, याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसी में से कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बात किया था एक प्रयोगशाला की, एक लैब की बात किया था, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। उसी से जोड़ के कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ। एक लैब इन दिनों और चर्चा में है जिसका नाम है लैब 45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस या इसको बोलते हैं एआई, लैब 45 एआई प्लेटफॉर्म। और लैब 45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम या लैब 45 एआई प्रोग्राम जो है ये विप्रो द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विप्रो द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये क्या करेगा? ये कंपनियों की दक्षता को बढ़ाएगा। ठीक है, कंपनियों की दक्षता को ये बढ़ाएगा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जब विप्रो की हम बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है विप्रो ने इसरो के साथ मिलकर, इसरो प्लस विप्रो, ठीक है, इसरो के साथ मिलकर विप्रो ने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसरो और विप्रो ने मिलकर एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन भी बनाया है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक 2 टॉपिक हमारे समाप्त हुए, 3 टॉपिक समाप्त हुए, और 3 टॉपिक में आपने देखा कि कितने सारे प्रश्नों को जोड़ा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टॉपिक संख्या 4। टॉपिक संख्या 4 में यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की। जब हम यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक मिनट, ये बोत्सवाना के व्यक्ति हैं, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है सहयोग काइजिन। किसकी बात कर रहे हैं? सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन क्या है? एक सैन्य अभ्यास है। सहयोग काइजिन एक सैन्य अभ्यास है। किसका सैन्य अभ्यास है? कोस्ट गार्ड का। कोस्ट गार्ड का एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सहयोग काइजिन। और सहयोग काइजिन की जब हम बात कर रहे हैं तो सहयोग काइजिन जो सैन्य अभ्यास होता है कोस्ट गार्ड का, ये 2 देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और इसमें 2 देश कौन कौन से हैं? पहला आता है इसमें इंडिया और दूसरा देश आता है जापान। तो भारत और जापान के बीच का ये सैन्य अभ्यास है। चेन्नई में ये हाल ही में संपन्न हुआ था, इसको याद रखने की आवश्यकता है। जब हम जापान की बात करते हैं तो आपको पता होगा जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन, और यहाँ की संसद को हम बोलते हैं डाइट। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब क्या जापान के साथ कोई और सैन्य अभ्यास हम करते हैं? जी हाँ, एक सैन्य अभ्यास का नाम है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास हम इनके साथ करते हैं। दूसरे सैन्य अभ्यास का नाम है जिमेक्स 24, ये भी हम इनके साथ करते हैं। और तीसरे सैन्य अभ्यास का नाम है सिन यू मैत्री, ये भी इन्हीं के बीच का सैन्य अभ्यास है, तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। तो सहयोग काइजिन, धर्म गार्जियन, जिमेक्स और सिन यू मैत्री, ये सब याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं जो भारत और नेपाल के बीच आयोजित किए जाते हैं। अगला टॉपिक संख्या 5। टॉपिक संख्या 5 संबंधित है एक रैली से जिसका नाम रखा गया है डेल्टा D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन।
डेल्टा D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, ये आपको याद रखना है। इसमें है क्या, इसमें विशेष रूप से 3 टीमें बनाई गई हैं, 3 टीम इसमें बनाई गई हैं, और ये जो 3 टीम है ये अलग अलग स्थानों से दिल्ली के लिए निकलेगी। ठीक है, अलग अलग स्थानों से ये दिल्ली के निकलेगी। एक टीम आ रही है द्वारका से, गुजरात से, दूसरी टीम आ रही है धनुषकोडी से, ठीक है, और तीसरी टीम जो आ रही है वो आ रही है डिब्रूगढ़ से। और ये आएंगे दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद जब ये मिल जाएंगे आपस में, तब ये जाएंगे गन हिल लद्दाख। कहाँ जाएंगे, गन हिल लद्दाख जाएंगे। ठीक है, और आपको बता दें ये क्यों जा रहे हैं, आप जानते हैं ये कारगिल विजय दिवस के अवसर को मनाने के लिए जा रहे हैं। आप जानते हैं 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1999 के कारगिल युद्ध के जीत की 25वीं वर्षगांठ है इस बार, और उसी के उपलक्ष्य में सेना के जवानों ने ये मोटरसाइकिल रेस एक प्रकार से कह लीजिए, या मोटरसाइकिल इवेंट जो है वो प्रारंभ किया है। इससे पहले मैंने आपको, यदि आपको याद हो, पिछले सेशन में एक चीज़ और बताया था, सिंधु शिखर यात्रा। सिंधु शिखर यात्रा भी मैंने बताया था कि सिंधु शिखर यात्रा विशेष रूप से नेवी के जवानों की है, जिसमें नेवी के 40 जवान हैं जो दिल्ली से लेह जाएंगे, और दिल्ली लेह और पुनः दिल्ली आएंगे, और इसमें कुल मिला के ये 3600 किलोमीटर की दूरी 18 दिनों में तय करेंगे। और इनका उद्देश्य क्या है, कार रैली का उद्देश्य क्या है कि भारत के जो रिच मैरीटाइम हेरिटेज हैं उनके बारे में जागरूकता का प्रसार करना। तो सिंधु शिखर यात्रा हो गई, या D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन या रैली हो गई। दोनों को याद रखने की ज़रूरत है, दोनों सेना के जवानों से संबंधित है। सिंधु शिखर यात्रा नेवी से संबंधित है, और D5 की बात करें तो ये आर्मी के जवानों से संबंधित है। दोनों का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का टॉपिक संख्या 6। टॉपिक संख्या 6 में जब हम जाते हैं तो टॉपिक संख्या 6 में हम देखते हैं FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप। ठीक है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 14वीं बार ये होने जा रहा है, ये इसका 14वां संस्करण है। पहली बार यदि हम बात करें, पहली बार इसमें 14वें संस्करण में 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, पहली बार इसके 14वें संस्करण में 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और होस्ट कौन सा है इसका, इस बार इसका होस्ट है भारत, और भारत इस प्रतियोगिता का चौथी बार होस्ट है, या चौथी बार इसको आयोजन भारत में हो रहा है। कब कब हुआ है, भारत में 2013 में हुआ है, 2016 में हुआ है, और 2021 में हुआ है। 2013 में न्यू दिल्ली, 2016 में लखनऊ, और 2021 में भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ है। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं FIH, तो आपको बता दें हॉकी की सर्वोच्च संस्था है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लुजॉन शहर में है, और वर्तमान समय में तैयब इकराम जो है ये इसके प्रेसिडेंट हैं, ये याद रखना है। 14 बार में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बार 7 बार जर्मनी ने इसको जीता है। ठीक है, जर्मनी ने जीता है। 2 बार भारत ने इसको जीता है। कब कब भारत ने जीता है, पहली बार भारत ने जीता था 2016 में, और एक और जीता था 2001 में। 2001 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ था, और 2016 में जब लखनऊ में आयोजन हुआ था वहाँ भी भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता है। तो याद रखना है, इस बार भारत इसका आयोजक देश है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक म्यूजियम से संबंधित, और इस म्यूजियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, अर्शमोलेन म्यूजियम। इस म्यूजियम की यदि हम बात करें तो ये संबंधित है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहाँ से संदर्भित है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित ये म्यूजियम है। और चर्चा में ये क्यों है, आपको ये भी बता दूं कि ये यूनाइटेड किंगडम का पहला सरकारी म्यूजियम है, पहला सरकारी म्यूजियम है, ये भी याद रखना है। यूके का ये पहला सरकारी म्यूजियम है। और यहाँ पे यह भी याद रखना है कि 16वीं
16वीं सदी के एक संत थे जिनका नाम था संत तिरुमंकई अलवर। और तिरुमंकई अलवर जो थे ये एक वैष्णव संत थे। कौन से संत थे? वैष्णव संत थे। और तिरुमंकई अलवर नामक ये जो वैष्णव संत थे, इनकी कांस्य प्रतिमा, याद रखिएगा, इनकी कांस्य प्रतिमा ये भारत को लौटाई जाएगी, भारत को भेजी जा रही, भारत को वापस की जा रही, जो चोरी हो गई थी और ले जाके यूनाइटेड किंगडम में बेच दिया था। तो इस कांस्य प्रतिमा को भारत में वापस लौटाया जा रहा है। किसका? संत तिरुमंकई अलवर की। और आ कहाँ से रही है? यूनाइटेड किंगडम के अर्शमोलेन म्यूजियम से आ रही है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पहला सरकारी म्यूजियम है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे आप कहते हैं द एंड होता है, समाप्त होता है। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टॉपिक तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन यदि इनसे प्रश्न बनाने आप चले जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है जिस फॉर्मेट में मैं आपको दे रहा हूँ, कल एक मैंने तरीका भी बताया था कि किस प्रकार से आपके नोट्स होने चाहिए, उस दिशा में भी आपको काम करना चाहिए कि नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, जिस तरह से मैंने बताए हैं उस तरह से बनने चाहिए। क्योंकि यदि नोट्स आपके प्रॉपर होते हैं तो इससे रिवीजन में आपको बहुत मदद मिलती है। और यदि रिवीजन अब बेहतर होता है तो निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में जो आउटपुट होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, तो यहीं पे अपने सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।